अगर हम ये सोचें कि विपक्ष जनता के लिए या देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो ये लोगों की गलतफहमी है। विपक्ष भी अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है और विपक्ष चाहता है कि वो किसी तरह से साम दाम दंड भेद करके सत्ता में आए, क्योंकि असली लड़ाई तो सत्ता में है कि मोदी जी दबाव में हैं, मोदी जी चौतरफा घिरे हुए हैं। इनकी बैसाखी से मोदी जी की सरकार चल रही है। जो दूसरी बैसाखी है बिहार वाली, नीतीश कुमार वाली, तो कमजोर हो चुकी है, उसमें दीमक लग चुकी है। और आज जिस दोराहे पर नीतीश कुमार खड़े हुए हैं वो भी एनडीए के अंदर जाने के बाद ही उनकी स्थिति हुई है। 2014 और 2019 में जिस मजबूती के साथ मोदी जी आए थे, 2024 में उस मजबूती के साथ नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, आज की चर्चा बेहद गर्म है और जहरीली भी। जन्मदिन का तोहफा आमतौर पर लोग केक काटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और है। नायडू साहब ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग लिया है 25,000 करोड़ का तोहफा। जी हाँ, 25,000 करोड़, और ये महज गिफ्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्राइस टैग की तरह देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जन्मदिन का तोहफा या फिर क्रॉस वोटिंग रोकने की कीमत है। वाजपेयी के जमाने से हार्डकोर बार्गेनर की पहचान रखने वाले नायडू क्या मोदी की कमजोरियों का अब खुलकर फायदा उठा रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन से उन्हें कोई गुप्त संकेत मिल रहा है, या फिर राहुल गांधी की जेब में छुपा है कोई ऐसा हाइड्रोजन बम जो सत्ता की जमीन को हिला सकता है? मोदी के लिए ये 75 का आंकड़ा पार करना आसान दिखता है, लेकिन क्या सचमुच उनकी राजनीति का बारूद गीला हो रहा है? आज का दिन वाकई खास है और सवाल पहले से भी ज्यादा चुभने वाले हैं। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर जुड़ चुके हैं। स्वागत है केपी सर आपका। जी धन्यवाद सुष्मिता जी। सर, आज हम बात करेंगे एनडीए की, उस दल की जिसकी वजह से सरकार चल रही है, यानी कि नायडू की। नायडू को बर्थडे गिफ्ट दिया गया है मोदी जी की तरफ से, और वो बर्थडे गिफ्ट क्या सीधा सीधा, क्योंकि नायडू की मांग थी 25,000 करोड़ की मांग उन्होंने की थी और उनको गिफ्ट दे भी दिया गया। क्या इसको देख आपको क्या लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं सीधा सीधा मोदी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, नहीं तो वो सरकार गिरा देंगे? देखिए सुष्मिता, वो गिफ्ट नहीं दिया है मोदी जी ने। मोदी जी को तो चंद्रबाबू नायडू उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में एडवांस में हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट उनको दे चुके हैं। वो तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट मांगा है मोदी जी से 25,000 करोड़ का। तो मोदी जी से वो जो रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं, अभी मोदी जी उस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट बहुत बड़ा मांग लिया है उन्होंने। और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया है कि अगर आप ये गिफ्ट हमें नहीं देते हैं तो हमारे पास बराबर वाले घर से इससे बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, यानी कि राहुल गांधी हमें बड़ा गिफ्ट देने को तैयार है। तो एक प्रकार की धमकी है, एक प्रकार का ब्लैकमेल करना इसको कहते हैं। चंद्रबाबू नायडू को समझने के लिए हमें ये देखना होगा, थोड़ा पीछे चलना होगा। वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी उस दौरान भी ये एनडीए के पार्ट थे, और ये बीच बीच में अटल बिहारी वाजपेयी को भी ऐसे ही ब्लैकमेल करते थे। और जब इनकी लिमिट इन्होंने क्रॉस कर दी तो तब वाजपेयी जी ने इनकी मांग नहीं मानी थी और इन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया। तो अभी क्या है कि मोदी जी दबाव में हैं, मोदी जी चौतरफा घिरे हुए हैं। इनकी बैसाखी से मोदी जी की सरकार चल रही है। जो दूसरी बैसाखी है बिहार वाली, नीतीश कुमार वाली, तो कमजोर हो चुकी है, उसमें दीमक लग चुकी है, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन इनकी बैसाखी मजबूत है, तो अगर ये मजबूत बैसाखी वापस ले लेते हैं तो मोदी जी की सरकार धराशायी हो सकती है। इसलिए ये इतना ब्लैकमेल मोदी जी को कर रहे हैं, और इसीलिए इनको पता है कि मोदी जी आज इनकी डिमांड पूरी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे तो फिर इनको इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी की तरफ से ऑफर है ही। उसी हाइड्रोजन बम की तो बात हो रही है, फिलहाल तो वही हाइड्रोजन बम है, और कोई दूसरा हाइड्रोजन बम राहुल जी फोड़ेंगे वो बात की बात है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो मोदी जी बहुत दबाव में हैं,
और मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है कि इनकी डिमांड किस प्रकार से पूरी की जाए। क्योंकि ये भी होगा कि खाली जिस प्रकार से बता रहे हैं कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया उससे हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारे प्रदेश की नई राजधानी बननी है, तो भाई नुकसान तो पंजाब का भी हो रहा है, नुकसान तो मध्य प्रदेश का भी हो रहा है, आंध्रा का भी हो रहा है, तमिलनाडु का भी हो रहा है, तेलंगाना का भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल का भी हो रहा है। तो सबका नुकसान हो रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो महाराष्ट्र का हो रहा है, तो वो भी आपसे ऐसे ही मांगेंगे, तो आप किस किस को देंगे? तो ये जो है इनका ब्लैकमेल करने का अपना एक तरीका है, और आज ये इस ब्लैकमेल करने के लिए मजबूत स्थिति में है, इसलिए ये मोदी जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ मोदी जी क्या जुमला अपनाएंगे, कैसे इसको पार करेंगे रणनीति को, ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर सरकार तो चलाना ही है, मजबूरी उनकी भी है। और अब बात करें कि ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है कि 2014 और 2019 में जो स्थिति मोदी जी की थी और इस बार उनकी स्थिति बहुत ही कमजोर महसूस हो रही, आपको क्या लगता है? देखिए 2014 में प्रचंड बहुमत लेके मोदी जी आए थे, और तब इन्होंने एलाइज के साथ उस तरह का गठबंधन नहीं रखा, इन्होंने इस प्रकार से तवज्जो नहीं दी अपने एलाइज को, तो कहीं ना कहीं एलाइज भी खिन है, और कई सारे एलाइज इसी बीच इनको छोड़ के गए हैं, वो भी आपने देखा, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो पंजाब के अकाली दल हो, तो तमाम लोग छोड़ के भी गए हैं, और वो अपने हालत भी उनकी देखी है। और आज जिस दो राय पर नीतीश कुमार खड़े हुए हैं, वो भी एनडीए के अंदर जाने के बाद ही उनकी स्थिति हुई है। 2014 और 2019 में जिस मजबूती के साथ मोदी जी आए थे, 2024 में उस मजबूती के साथ नहीं आए, इसलिए इनको इन बैसाखियों के सहारे चलना पड़ा। और अब बैसाखियां धोखा देने वाली हैं, बैसाखियां कमजोर हो गई हैं, मोदी जी के साथ नहीं चलना चाहते हैं, मोदी जी के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए मोदी जी को आसानी से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी जी की जिस प्रकार से एंटी कॉम्बेंसी हो गई है, मोदी जी की जिस प्रकार से तमाम जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है, कहीं ना कहीं चल नहीं पा रही है, चाहे उनकी विदेश नीति की आप बात करें, चाहे उनकी अर्थ नीति की बात करें, चाहे उनकी तमाम जो दूसरी नीतियां वो फेल होती हुई नजर आई हैं। और पहले आवाज बाहर से उठ रही थी, पहले विरोध बाहर से हो रहा था, अब तो विरोध अंदर से शुरू हो गया है। जिस प्रकार से मुरलीधर जोशी ने अर्थनीति पर सवाल उठाए हैं और तमाम इस तरह की चीजें सामने रखी हैं, उससे कहीं ना कहीं मोदी बैकफुट पे हैं, और मोदी जी से सवाल जवाब जो है वो अब अंदर के लोग कर रहे हैं, चाहे वो संघ के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। तो ये चीजें देखते हुए लगता है कि मोदी जी अत्यधिक दबाव में है, और ऐसे में इस तरह के एलाइज का एकाएक दबाव डालना, और आज तो उनके लिए खुशी का दिन है, आज उनका जन्मदिन है, 76वें साल में वो प्रवेश कर गए हैं, आरएसएस की तरफ से भी मार्गदर्शक मंडल का दबाव है, और नायडू की तरफ से 25,000 करोड़ का दबाव है। तो मोदी जी की टेंशन आज बर्थडे के दिन बढ़ी हुई है। अब वो क्या निर्णय लेते हैं इस पर, ये तो समय ही बताएगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन राहुल गांधी की जेब में जो हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, उस पर आप उसका क्या मतलब है? और जनता ऐसे डील से मतलब जनता को ऐसे डील से क्या संदेश मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से डील आ रहे हैं और बेरोजगारी चरम पर है, उसको लेकर मोदी जी एक भी शब्द नहीं बोलते, और ऐसे-ऐसे डील्स क्या वो पूरी कर देंगे अपने सहयोगियों की मांग है? देखिए अगर आप देखेंगे तो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे दूसरे तमाम मुद्दे हो, महंगाई हो, एजुकेशन की दिक्कत हो, स्वास्थ्य की दिक्कत हो, उस पर तो ना सत्ताधारी दल बात कर रहा है और ना विपक्ष बात कर रहा है। ये मुद्दे तो गौन हो चुके हैं, मुद्दे तो किनारे साइड चले गए हैं। अब तो चुनाव जीतने के लिए दोनों तरफ से जुमलेबाजी हो रही है। और अगर हम ये सोचें कि विपक्ष जनता के लिए या देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो ये लोगों की गलतफहमी है। विपक्ष भी अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, और विपक्ष चाहता है कि वो किसी तरह से साम दाम दंड भेद करके सत्ता में आए, क्योंकि असली लड़ाई तो सत्ता में है। और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि वो सत्ता में इसलिए आ रहे हैं कि देश बचाओ और कांग्रेस लाओ।
तो कांग्रेस तो पहले भी थी, अगर देश बचा हुआ था तो फिर भाजपा क्यों आई, मोदी जी क्यों आए? तो ये जो लड़ाई है ये सत्ता की लड़ाई है, इससे किसी को सरोकार नहीं। अब आप जिस प्रकार से मोदी जी की बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन बम की बात आप कर रहे हैं, वो ये है कि मोदी जी को हटाने के लिए एक हथियार राहुल गांधी के पास है, और जिस हथियार को वो चंद्रबाबू नायडू को देने की बात कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू के पास आज खोने को कुछ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के दोनों हाथों में लड्डू है। चंद्रबाबू नायडू की जब तक यहां से फरमाइशें पूरी होती रहेंगी एनडीए से, तब तक वो एनडीए के साथ हैं। जब एनडीए से उनकी ब्लैकमेलिंग चलनी बंद हो जाएगी, यहां से डिमांड उनकी बंद हो जाएगी, तो हो सकता है वो इंडिया गठबंधन का रुख कर ले, और इंडिया गठबंधन उनको समर्थन देने को सहर्ष इसलिए तैयार हो जाएगा कि जिस मोदी को वो शाम दाम दंड दे दिया अपनी सारी कोशिशों के बावजूद टस से मस नहीं कर पा रहा है, एक आसानी से एक मौका चंद्रबाबू नायडू के बहाने विपक्ष को मिल जाएगा। तो ये सब नूरा कुश्ती इस तरह की चल रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू बढ़ चढ़कर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और यहाँ वो कई लोग जिस प्रकार से कहते हैं कि उनकी जनता नाराज हो जाएगी, वो मुस्लिमों के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, उनका वोटर नाराज हो जाएगा। कोई वोटर नाराज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने लोगों को इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं कि मैं जो केंद्र से पैसा ला रहा हूँ वो अपने प्रदेश के खर्च करने के लिए ला रहा हूँ, वो अपने आंध्र प्रदेश के जो राजधानी बनने की बात है अमरावती, उसको बनाने के लिए ला रहा हूँ। तो उसमें लोकल जनता को नाराज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए वो अति उत्साहित है केंद्र से फंड मांगने के लिए। अगर सरकार वो बदलना भी चाहते हैं या बदलते भी हैं, तो जो फंड आज वो बीजेपी की सरकार से मांग रहे हैं, मोदी सरकार से मांग रहे हैं, कल को उसी प्रकार से वो फंड जब नई सरकार बनेगी उससे मांगेंगे, तो वहां भी कीड़े पड़ेंगे। आज नहीं पड़ेंगे, 6 महीने 8 महीने बाद पड़ेंगे, और हम उसी दोराहे पे खड़े रहेंगे कि कुछ नहीं होगा, तो फिर सरकार गिरेगी, चुनाव आ जाएंगे। तो अभी बड़ी ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब इस पे मोदी जी क्या निर्णय लेते हैं, ये बड़ा हास्यास्पद और बड़ा दुखद पहलू है कि इतनी बड़ी डिमांड वो अपने एक स्टेट के लिए रख रहे हैं। अगर वो इतनी बड़ी डिमांड आंध्र प्रदेश के लिए रखते हैं, तो बाकी प्रदेश क्या करेंगे, बाकी प्रदेश क्या सोचेंगे, ये देखने वाली बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और इतनी अच्छी बातें की। तो तस्वीर साफ है, राजनीति में अब जन्मदिन महज जश्न नहीं बल्कि सौदेबाजी का सबसे बढ़िया दिन बन गया है। नायडू की मांग और मोदी की चुप्पी ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो आने वाले वक्त में राजनीति की दिशा तय करेंगे। क्या मोदी इस दबाव को झेल पाएंगे? क्या नायडू सिर्फ पैसे की सौदेबाजी कर रहे हैं या पीछे कोई बड़ा खेल छुपा हुआ है? और सबसे अहम, अगर सत्ता की राजनीति अब खुलेआम गिफ्ट पॉलिटिक्स बन चुकी है तो जनता को इसका फायदा क्या मिलेगा? आज की ये चर्चा यही खत्म नहीं होती बल्कि आगे और भी जहरीली होगी। वक्त बताएगा कि ये 25,000 करोड़ का खेल सिर्फ राजनीति की ताकत दिखाने का है या वाकई मोदी की कमजोरी उजागर करने का है, क्योंकि राजनीति में गिफ्ट और ब्लैकमेल की लाइन इतनी पतली है कि कभी भी टूट सकती है। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।